नमस्कार दोस्तों। हम सभी आज इस वीडियो के माध्यम से इंटर फाइनल के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन अथवा मानव जनन की चर्चा करेंगे। मानव जनन, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें आए हुए प्रमुख बिंदु हमसे मिलते हैं। इस अध्याय में हमको प्रमुख रूप से नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण की एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय रचना, युग्मक जनन, युग्मक जनन के दौरान शुक्राणु जनन व अंड जनन, इसके अलावा मासिक चक्र, निषेचन, अंत्यारोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण तथा प्रसव एवं दुग्ध श्रावण की चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं जनन क्या है। जनन अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीवधारी अपने जैसे जीवधारी उत्पन्न करते हैं, यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। यदि लिंग कोशिकाओं के द्वारा जनन होता है तो वह जनन लिंगी जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जबकि यदि जनन लिंग कोशिकाओं के निर्माण तथा युग्मक के बिना संभव हो तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन अथवा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अतः सामान्यतः जनन दो ही प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन अथवा लैंगिक जनन। नेक्स्ट, यदि हम मानव में जनन की चर्चा करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर तथा मादा अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं तथा दोनों में अलग अलग लक्षण प्रदर्शित होते हैं। मानव में सामान्यतः जनन युग्मकों के निर्माण के द्वारा होता है। इसमें पुरुषों के द्वारा शुक्राणुओं का तथा महिलाओं के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। इसके पश्चात शुक्राणु अंडाणुओं से संयोग के पश्चात जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे नए शिशु की सभी प्रक्रियाएं घटित होती हैं। पुरुषों में जनन की अवधि सामान्यतः स्त्रियों से अधिक होती है, क्योंकि स्त्रियों में अंडाणु की रचना सामान्यतः 50 से 55 वर्ष के मध्य समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, यदि हम चर्चा करें नर एवं मादा जनन तंत्र की,
तो जैसा कि सभी जानते हैं कि मनुष्यों में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती रहती है। लैंगिक द्विरूपता अर्थात मादा के लक्षण अलग प्रदर्शित होते रहते हैं व नर के लक्षण अलग प्रदर्शित होते हैं। नर के लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का होना, वक्षस्थल का न होना, आवाज का भारी होना आदि, जबकि स्त्रियों में सुविकसित स्तन का पाया जाना, नितंब का फूले हुए होना, दाढ़ी मूंछ का अभाव होना तथा आवाज का पतला होना। प्रजनन तंत्र मनुष्य में नर एवं मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। यह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग तथा द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, इसके अंतर्गत वे जनन अंग आते हैं जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, अतः इन्हें जनद या गोनैड्स भी कहते हैं। नर में वृषण टेस्टिस और मादा में अंडाशय ओवरी की जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण करती हैं। इनकी क्रियाविधि का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन LH अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व FSH अर्थात फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा होता है। नर के वृषण से सामान्यतः टेस्टोस्टेरोन, बाह्य एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा सहायक नर ग्रंथियों के निर्माण का कार्य करती हैं। इसी प्रकार मादा में एस्ट्रोजन, द्वितीयक एवं बाह्य लैंगिक लक्षणों अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र के विकास एवं नियमन का कार्य करते हैं। कार्पस ल्यूटियम के फटने से मुक्त प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन युग्मक के रोपण एवं अपरा का विकास करता है तथा बच्चे के जन्म के समय स्रावित रिलैक्सिन हार्मोन बच्चे के जन्म को सुगम बनाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को सामान्यतः सहायक लैंगिक लक्षण भी कहा जाता है। यह युग्मकों का निर्माण नहीं करते किंतु जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नर के प्रमुख सहायक अंग शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, सिसन एवं काउपर्स ग्रंथियां हैं तथा मादा में सहायक लैंगिक अंग अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग, बर्थोलिन ग्रंथियां एवं स्तन ग्रंथियां हैं। नर एवं मादा में इन सहायक लैंगिक अंगों से किसी प्रकार का हार्मोन नहीं स्रावित होता है। नेक्स्ट, यदि हम पुरुष तथा स्त्री के सहायक लैंगिक लक्षणों में अंतर की बात करें तो शरीर निर्माण, पुरुष का शरीर स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है जबकि स्त्री का शरीर पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होता है। बाल, पुरुष में दाढ़ी, मूछ, छाती तथा बगल में बाल होते हैं
जबकि स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ का अभाव होता है तथा शरीर पर भी बालों की संख्या कम होती है। त्वचा। पुरुषों की त्वचा खुरदरी, मोटी तथा बाल युक्त होती है, जबकि स्त्रियों की त्वचा मुलायम व कम बाल युक्त होती है। कंधे। पुरुषों के कंधे चौड़े होते हैं, जबकि स्त्रियों के कंधे संकीर्ण होते हैं। दुग्ध ग्रंथियां। पुरुषों में यह अविकसित अथवा अल्प विकसित होती हैं, जबकि महिलाओं में यह सुविकसित होती हैं। श्रोणि। पुरुषों में यह भाग संकीर्ण होता है, जबकि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है। कंठ, लैरिंक्स। पुरुषों में गर्दन में उभरा हुआ होता है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज़ भारी होती है, तथा स्त्रियों में यह उभरा हुआ नहीं होता है अथवा कम उभरा हुआ होता है, जिसके कारण स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है। उपचर्मीय स्तर। चर्बी पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है, जबकि स्त्रियों के कंधों, जांघों, नितंब तथा चेहरे पर चर्बी अधिक होती है। व्यवहार। पुरुषों का व्यवहार आक्रामक होता है, जबकि स्त्रियों का व्यवहार नर्म होता है। वजन। पुरुषों का वजन सामान्यतः स्त्रियों से अधिक होता है, जबकि स्त्रियों का वजन पुरुषों की अपेक्षा सामान्यतः कम होता है। यौनावस्था। यौनावस्था द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही यौनारंभ है। इस दौरान लड़के एवं लड़कियों में परिवर्तन एवं अंतर स्पष्ट हो जाता है। लड़कों में यौनारंभ 13 से 15 वर्ष तथा लड़कियों में 10 से 14 वर्ष की आयु में यह प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, नर जनन तंत्र अर्थात नर जनन तंत्र में प्रमुख कौन कौन से भाग होते हैं, इनके विषय में हम जानेंगे। नर जनन तंत्र के अंतर्गत निम्न भाग आते हैं, जैसे एक जोड़ी वृषण, वृषण कोश, अनेक शुक्रवाहिकाएं, 2 अधिवृषण, 2 शुक्रवाहिनियां, 2 शुक्राशय, 2 स्खलन वाहिनियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, 2 का उपर्स ग्रंथियां तथा सीसन। वृषण। यह ग्रंथिल अंडाकार अंग है जो वृषणकोश में उपस्थित होता है। प्रत्येक वृषण लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा एवं अंडाकार होता है। इनके द्वारा शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्रमार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण भी होता है। मूत्रमार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सीसन अर्थात पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ शरीर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख अर्थात यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। यदि हम वृषण की सूक्ष्मदर्शीय संरचना देखें, यह सामान्यतः ढकी होती है तथा इसके अंतर्गत कुछ लोब्यूल्स होते हैं।
मध्य में एक पेरिनियल रेफी होती है जो दोनों ही नलिकाओं को अलग करती है। इसके मध्य एक लंबा संकीर्ण सा नली के आकार का भाग होता है जिसे सेप्टा कहते हैं। यह द्विस्तरीय आवरण द्वारा घिरा रहता है। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। नेक्स्ट, ब्रसण कोश। टांगों के बीच में लटका थैलीनुमा कोश जिसमें दोनों ब्रसण स्थित होते हैं ब्रसण कोश कहलाता है। यह पतली रोमयुक्त त्वचा द्वारा घिरा रहता है। ब्रसण कोश एक आंतरिक ब्रसण पट्ट द्वारा दो कक्षों में विभक्त होता है। ब्रसण पट्ट की स्थिति बाहरी सतह पर रेफी से प्रदर्शित की जाती है। ब्रसण कोश में एक चिकनी अनैच्छिक डाल्टोस पेशी उपस्थित होती है तथा प्रत्येक ब्रसण अपने कक्ष में एक गद्दी पर टिका रहता है जिसे प्रणिदेशक कहते हैं। दायां ब्रसण बाएं की अपेक्षा कुछ ऊपर होता है। ब्रसण कोश की रोमयुक्त त्वचा में पसीना ग्रंथियां एवं विशिष्ट गंध उत्पन्न करने वाली सीबम ग्रंथियां भी होती हैं। गर्भस्थ शिशु में ब्रसण उदर में विकसित होता है किंतु जन्म से कुछ समय पहले यह खिसक कर ब्रसण कोश में आ जाता है। जहाँ से ब्रसण खिसक कर ब्रसण कोश में आता है उस मार्ग को वंक्षण नाल कहते हैं। इस नाल से होकर प्रत्येक ब्रसण को उदर से जोड़ने वाली जटिल संरचना को स्पर्मेटिक रज्जु कहते हैं। इस रज्जु में होकर एक धमनी, एक सिरा, एक लसिका वाहिनी, तंत्रिका तंतु, क्रीमेस्टर पेशी तथा एक शुक्र वाहिनी वृषण तक जाती है। वृषण कोश का तापमान सामान्यतः 2 से 3 डिग्री कम होता है जो शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आदर्श तापमान होता है। शुक्रवाहिकाएं ये रोमाभिस्तंभी कोशिकाओं की एकल उपकला से आश्रित नलिकाएं हैं। ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो ब्रसण जालक से निकलती हैं तथा ब्रसण के पश्च सतह पर एक लंबी नलिका एपिडिडेमाइस में खुलती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यह ब्रसण से निकलने वाली बारीक नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित होकर अधिब्रसण का निर्माण करती हैं। एपिडिडाइमिस प्रत्येक ब्रसण में शुक्र वाहिनिकाएं परस्पर संलयन करके एक वाहिनी बनाती हैं जिसे अधिब्रसण अथवा एपिडिडाइमिस कहते हैं। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय कुंडलित नलिका होती है तथा यह नीचे एवं पीछे से ब्रसण को ढककर रखती है। यह सामान्यतः 3 भागों में विभाजित होती है
शीर्ष अधिवृषण, मध्यकाय अधिवृषण एवं पश्चपुच्छ अधिवृषण। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राणुओं का संग्रह तथा चालन किया जाता है, अर्थात इसे डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं। प्रत्येक वृषण के पुच्छ अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहक नली कहते हैं। यह मूत्राशय के पश्च सतह के ऊपर से जाती है, जहां यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर स्खलन वाहिनी बनाती है। शुक्राशय, शुक्राशय यह थैलीनुमा संरचना है। शुक्राशय शुक्राणु के लिए श्यान द्रव्य बनाती है। इसके द्वारा शुक्राणुओं को संरक्षण एवं पोषण भी प्रदान किया जाता है। प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी अपनी ओर के शुक्रवाहिनी से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। स्खलन वाहिनी, प्रत्येक शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी निकलकर प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग से मिलकर एक मूत्रजनन नलिका बनाती है। मूत्रमार्ग, मूत्राशय से एक वाहिनी निकलकर मूत्रजनन छिद्र द्वारा सिसन के शीर्ष पर बाहर खुलती है। यह 3 भागों में विभेदित भी होती है: प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग, झिल्लीनुमा मूत्रमार्ग एवं सिसनकीय मूत्रमार्ग। प्रोस्टेट ग्रंथि, यह भूरे रंग की अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है तथा कई पिंडों में बटी होती है। प्रत्येक पिंड से एक छोटी नलिका निकलकर मूत्रमार्ग में खुलती है। यह जलीय, क्षारीय, दुधिया रंग का तरल स्रावित करती है, जो मूत्रमार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लता को निष्प्रभावित करता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, सिट्रेट, लाइसोजाइम, हाइलुरोनिडेज आदि होते हैं। यह हमारे स्पर्म का लगभग 25% भाग भी बनाता है। यह शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के फूलकर बड़ा हो जाने से मूत्रमार्ग संकीर्ण हो जाता है, जिससे मूत्र त्याग में परेशानी होने लगती है। इसका इलाज ऑपरेशन द्वारा इस ग्रंथि को हटाना होता है। नेक्स्ट, बाल्बोयूरिथ्रल या काउपर्स की ग्रंथियां। मूत्रमार्ग के दोनों तरफ एक एक छोटी छोटी पीले रंग की ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें काउपर्स की ग्रंथियां कहते हैं। यह झिल्लीनुमा मूत्रमार्ग में खुलती हैं। ये क्षारीय श्लेष्म युक्त द्रव का स्राव करती हैं। यह तरल मूत्रमार्ग को चिकना एवं स्नेहन बनाता है तथा मूत्र की अम्लीयता को मूत्रजनन मार्ग से समाप्त करता है। मैथुन के समय यह तरल मादा की योनि को भी चिकना बनाता है। सिसन, यह त्वचा से ढका रहता है। त्वचा का जो भाग सिसन के अगले भाग अर्थात सिसन मुंड को ढकता है, उसे सिसनाग्रह छेद या सिसन मुंड छेद कहते हैं। सिसन के अंदर का भाग अत्यंत संवहनीय और स्पंजी होता है। इसके भीतर 2 पृष्ठीय कार्पोरा केवनोर्सी और एक अधरतलीय स्पंजी काउपर्स स्पंजियोसम होते हैं। सिसन उच्छाई नर मैथुनांग है, जिसका प्रयोग मादा में अंडवाहिनी के आधार पर शुक्राणुओं को जमा करने के लिए किया जाता है, ताकि अंडों का शरीर के अंदर निषेचन हो सके। वीर्य अर्थात सीमेन, मैथुन के समय सिसन के शीर्ष भाग में स्थित मूत्र जनन छिद्र से
जो द्रव निकलता है उसे सीमेन कहते हैं। प्रोस्टेट तरल शुक्राणु द्रव एवं शुक्रिय द्रव मिलकर सीमेन का निर्माण करते हैं। सीमेन में उपस्थित स्पर्म लगभग 10% होते हैं, जो छनकर अलग कर देने से जो द्रव बच जाता है उसे सक्रिय जीवद्रव्य या सीमिनल प्लाज्मा भी कहते हैं। एक स्खलन में लगभग 4 मिलीलीटर तरल स्खलित होता है, जिसमें लगभग 90 मिलियन स्पर्म होते हैं। सीमेन बेसिक नेचर का होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के मध्य होता है। नर जनन अंगों के कार्य: वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है तथा नर हार्मोन की उत्पत्ति करता है। अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है और शुक्राणु सक्रियता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। ये शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। शुक्राशय, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। प्रोस्टेट या पुरस्थ ग्रंथि, इससे एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है जिसे प्रोस्टेट या पुरस्थ द्रव कहते हैं, जिसमें वीर्य के विशेष गंध होता है। यह द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। श्वसन, यह शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि के भीतर पहुंचाने का कार्य करता है। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक छोटा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय एवं एक गर्भाशय ग्रीवा तथा योनि और वर्थोलिन की ग्रंथियां एवं बाह्य जननेंद्रियां शामिल होते हैं, जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। अंडाशय, यह वृक्क के निकट होते हैं तथा इनके द्वारा अंडे एवं लिंग हार्मोन अर्थात प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न किया जाता है। यह नली लगभग, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अंडवाहिनियों को सामान्यतः फॉलिपियन नलिका या डिंब नलिका, डिंबवाहिनी नलिका आदि नामों से जाना जाता है। गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शन होता है, जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणुओं को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं तथा इनमें उपस्थित कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ में एक सक्रिय अवकाशिका ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है।
इसका स्ट्रक्चर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान से देखें। गर्भाशय, प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय, प्रत्येक गर्भाशय में एक गर्भाशय, प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है। इसे बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवानाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्मनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतले झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय, मध्य मोटे चिकने पेशीय स्तर को गर्भाशय पेशीय स्तर और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। आवर्त चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशीय स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होते हैं। बाह्य जननेंद्रियाँ, स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल, बाह्य प्रकोष्ठ, लघु प्रकोष्ठ, योनिच्छिद एवं भगसेप जिसे क्लाइटोरिस आदि होते हैं। यह एक गद्दी सी संरचना होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी रहती है। जघन शैल के नीचे फैले होते हैं। ऊतकों का मांसल बलन जघन शैल के नीचे फैले होते हैं, जो योनि द्वार को घेरे रहते हैं। इसकी संरचना भगसेप की होती है, जो मूत्र मार्ग के द्वारा 2 बृहद प्रकोष्ठ से ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। मादा में मैथुनांग, रजस्राव एवं जन्मनाल के रूप में लचीली पेशीय संरचना होती है, जिसे योनि कहते हैं। यह बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है, जिसे योनि द्वार कहते हैं। योनि के भीतर की ओर 2 लंबवत उभार एवं अनेक अनुप्रस्थ बलन होते हैं, जिसे यौन बलि कहते हैं। प्राकृत मादा में योनि द्वार पर एक झिल्ली उपस्थित रहती है, जिसे योनिच्छिद या हाइमन कहते हैं। योनिच्छिद प्रायः पहले मैथुन या संभोग के दौरान फट जाता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्का लगने या अचानक गिरने के दौरान भी फट सकता है। इसके अलावा घोड़े पर चढ़ने, साइकिल चलाने, खेल कूद में सक्रिय भागीदारी से भी फट जाता है। कुछ औरतों का यौनिच्छिद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए यौनिच्छिद के होने तथा न होने की बात को किसी स्त्री के वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता। स्तन ग्रंथियाँ, कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियाँ युग्म संरचना है, जिसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। इनमें इनकी प्रत्येक पाली में दुग्ध का निर्माण होता है, क्योंकि इनमें मेमरी डक्ट्स होती हैं। तथा इनमें उपस्थित ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध को स्तन से बाहर निकालने को उद्दीपित करता है। अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय संरचना। अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय संरचना। अंडाशय ठोस होते हैं। प्रत्येक अंडाशय के बाहर की ओर सल्की या घनाकार उपकलय का आवरण होता है, जो जननिक
उपकला कहलाता है। जननिक उपकला के बाहर वाला आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। इस उपकला की कोशिकाएं प्रारंभ में घनाकार होती हैं, किंतु परिपक्वन के पश्चात चपटी होकर सल्की हो जाती हैं। जननिक उपकला के ठीक नीचे सघन संयोजी ऊतक की एक सफ़ेद परत होती है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अंडाशय के भीतर के ऊतक को स्ट्रोमा कहते हैं। यह एक मोटे सघन वल्कीय स्ट्रोमा व अपेक्षाकृत ढीले से मज्जक स्ट्रोमा में विभक्त होता है। वल्कीय स्ट्रोमा में जालमय तंतुओं, तर्करूपी संयोजी ऊतक कोशिकाओं की तथा मज्जक स्ट्रोमा में पीले इलास्टिन तंतुओं, अरेखित पेशी तंतु तथा रक्त वाहिनियाँ होती हैं। वल्कीय भाग के विकास में विभिन्न प्रावस्थाओं के दौरान अनेक गोलाकार अंडाशयी पुटिकाएँ पाई जाती हैं। परिपक्व अंडाशयी पुटक या ग्रेफियन पुटिका कहलाता है। यह अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नियंत्रण में वृद्धि करता है। इसकी पुटक कोशिकाएं मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव करती हैं। प्रत्येक पुटिका में एक अंड कोशिका होती है जो अंडजनन के कारण अंडाणु बनाती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हुए हैं। इसमें उपस्थित दोनों अंडाशयों में एकांतरित रूप में केवल एक अंडाशयी पुटक प्रत्येक 28 दिन पर परिपक्व होता है। यह क्रिया रजेधर्म या मेंस्ट्रुएशन कहलाती है। मादा जनन अंग के कार्य: अंडजनन द्वारा अंडों का निर्माण करना, मैथुन के समय योनि द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण करना, निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, फेमरी द्वारा अंडाणुओं के गर्भाशय में पहुंचना, गर्भाशय में निषेचित अंडाणुओं का प्रत्यारोपण करना एवं भ्रूण परिवर्धन हेतु स्थान प्रदान करना, शिशु के विकास के समय पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करना। युग्मक जनन: युग्मक जनन अर्थात युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। इसमें पुरुषों के द्वारा एवं महिलाओं के द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। पुरुष के द्वारा उत्पन्न शुक्राणु एवं मादा के द्वारा उत्पन्न युग्मक को अंडाणु कहते हैं। शुक्रजनन: शुक्रजनन अर्थात वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं एक शुक्रजनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणुओं के समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यह प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। यह प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात बने हुए प्रत्येक शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स का स्ट्रक्चर आया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्पर्मेटोसाइट्स और oocytes। प्राइमरी जर्म सेल माइटोटिक डिवीजन के दौरान स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल बनाता है जो माइटोटिक डिवीजन के दौरान स्पर्मेटोगोनियम बनाता है। इसमें भी सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है जिसके द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में
फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके दौरान सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है, जिसके द्वारा अर्ली स्पर्मेटिड्स बनते हैं और अर्ली स्पर्मेटिड्स की कोशिकाएं कुछ समय पश्चात स्पर्म के रूप में डिवाइड हो जाती हैं। यदि हम एक शुक्राणु का स्ट्रक्चर देखें तो यह एक कशाभिकीय पुच्छ नरयुग्मक है। इसके मुख्य भाग निम्न होते हैं। सबसे अपर पार्ट को हेड कहते हैं, जिसमें एक्रोसोम न्यूक्लियस होता है। मिडिल पार्ट को नेक कहते हैं, गर्दन या ग्रीवा कहते हैं, तथा मिडिल पार्ट में ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, जो इसके रिस्पायरेशन में हेल्प करती है, तथा शेष पार्ट को टेल कहते हैं या इसे एक्सोनीम भी कहते हैं। शुक्राणु में प्रमुख भाग फर्स्ट शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग एवं पुंछ। अंडजनन, यह परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन या oogenesis कहते हैं, जो पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय चरण के दौरान होती है। इसका स्ट्रक्चर भी हम सभी देखेंगे। सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल है, जिसमें माइटोटिक डिवीजन के दौरान oogoनियम का निर्माण होता है। oogoनियम का माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके द्वारा प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है। प्राइमरी oocytes में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, जिसके द्वारा फर्स्ट पोलर बॉडी व सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है, जिसके द्वारा सेकेंड पोलर बॉडी एवं मैच्योर ओवम का निर्माण होता है, तथा फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवीजन के दौरान दो स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें थर्ड पोलर बॉडी कहते हैं। यह नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है कि थर्ड पोलर बॉडी का निर्माण किससे होता है। किससे होता है? फर्स्ट पोलर बॉडी से। नेक्स्ट, अंड, अर्थात यदि हम एक ओवम का स्ट्रक्चर देखें तो मानव का अंड गोल, अकवचीय, अपीतकी एवं अचल मादा युग्मक है। इसके मध्य में न्यूक्लियस होता है तथा इसकी बाहर, न्यूक्लियस के बाहर की लेयर को जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा के बाहरी सतह पर एक पोलर बॉडी अटैच होती है, जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य नरिशमेंट होता है। न्यूक्लियस के अराउंड में साइटोप्लाज्म या ooप्लाज्म भरा रहता है तथा इसके बाहर एक कोरोना रेडिएटा की लेयर द्वारा ओवम ढका रहता है। मासिक चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह प्राइमेट यानी बंदर, कपी, मनुष्य आदि में होने वाला एक चक्र है तथा प्रत्येक माह की अवधि के दौरान गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं: क्रमप्रसारी, स्रावित तथा मासिक अवस्था। यह लगभग 28 से 29 दिनों की अवधि पर स्त्रियों में बार बार दोहराए जाने वाली प्रक्रिया है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म की घटना चक्र को आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है, अर्थात इस क्रिया को अंडोत्सर्ग भी कहते हैं। आवर्त चक्र की प्रमुख घटनाओं में दिए गए चित्र में दर्शाया भी गया है कि आवर्त चक्र की शुरुआत
आवर्त प्रावस्था से होती है, जब रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतः स्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों का नष्ट होना होता है, जो एक तरल का रूप धारण करती है और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत होता है, यद्यपि इसके कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। आवर्त प्रावस्था के पश्चात पुटकीय प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय में परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होती है। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्तन के जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। निषेचन स्त्री तथा पुरुष के संभोग के दौरान शिशन द्वारा शुक्राणु को स्त्रियों के यौन में छोड़ा जाता है, जिसके दौरान अंडाणु तथा शुक्राणु के संयोग से एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहते हैं तथा जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एक स्पर्म तथा ओवम या एग सेल दोनों मिलकर एक सेल कॉपीज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे जाइगोट या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। निषेचन का महत्व। निषेचन का महत्व निम्न कारणों से है। यह द्वितीयक अंड कोशिकाओं को द्वितीय परिपक्व विभाजन के लिए उद्दीपित करता है। इसके अगुणित अंडाणु व द्वितीयक ध्रुवीय काय बनते हैं। यह युग्मनज में द्विगुणता अर्थात डाइपोलैरिटी बनाए रखता है। निषेचन झिल्ली पॉलीस्पर्मी को रोकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपलब्धता अधिक होने से उपापचयी क्रियाएं बढ़ जाती हैं। यह दोनों जनकों के लक्षणों को मिश्रित करता है, जिसमें भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तथा उद्विकास होता है। शुक्राणु के तारक काय तंतु बनाकर युग्मक के विदलन का प्रारंभन करते हैं। शुक्राणु के लिंग गुणसूत्र X तथा Y अंतः लिंग निर्धारण में मदद मिलती है। मैथुन मार्ग विभाजन के अक्ष को निर्धारित करता है। निषेचन के कारण वाइटेलाइन झिल्ली अंडे से अलग हो जाती है, अतः अंडा इसके अंदर मुक्त रूप से घूमता रहता है। भ्रूणीय परिवर्धन। निषेचित अंडा 5 से 7 दिनों में गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाता है। इस दौरान गर्भाशय में की एंडोमेट्रियम गर्भाशयी दुग्ध स्रावित करते हैं, जो युग्मनज को पोषण प्रदान करता है। गर्भाशय में निषेचित अंडे के प्रत्यारोपण के पश्चात अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब होती है जब युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। तब यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं, जिसे कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, की रचना बनाती है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक अर्थात मारुला कहते हैं। यह लगातार विभाजित होता रहता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर आया भी हुआ है। सबसे पहले जाइगोट, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी है। सबसे पहले जाइगोट का निर्माण हुआ, अर्थात स्पर्म में ओवम के फर्टिलाइजेशन से इस जाइगोट का निर्माण होता है। इसमें क्लीवेज के दौरान 2, 4, 8 की संरचनाएं बनती रहती हैं। 8 सेल्ड स्टेज को मारुला कहते हैं। यह जब सर्कुलर स्टेज में पहुंच जाता है तब इसे ब्लास्टुला कहते हैं, तथा ब्लास्टुला जब इसमें उपस्थित कोशिकाएं किनारे पर स्थित हो जाती हैं तथा बीच में एक गड्ढेनुमा संरचना बन जाती है। बीच में बनी इस संरचना को ब्लास्टोसील कहते हैं तथा इस संरचना को भी ब्लास्टुला कहते हैं।
ब्लास्टोसील एक पथ का निर्माण करता है तथा जो अंदर की ओर धंसकर एक द्वार की तरह निर्माण करता है, जिसे गैस्ट्रुला कहते हैं। यह गैस्ट्रुला जिस द्वार के द्वारा खुलता है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। मनुष्य के युग्मनज में विदलन द्वारा विखंडन अथवा मॉरुला का निर्माण होता है। विदलन के लाभ। विदलन द्वारा होने वाले लाभ निम्न हैं, जैसे युग्मनज का जीवद्रव्य ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है। विदलन जीवद्रव्य की गति प्रदान करता है तथा जनन स्तर बनाने में सहायता करता है। यह ऊतक तथा अंग बनाने में सहायता करता है। विदलन के कारण निश्चित केंद्र की जीवद्रव्य अनुपात बनता है। इसके फलस्वरूप एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। विदलन तथा समसूत्री विभाजन में अंतर। विदलन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लेंगे। ब्लास्टुला का निर्माण। ब्लास्टुला के पश्चात ब्लास्टुला का महत्व। ब्लास्टुला में एकत्रित द्रव के कारण इसका आकार बढ़ जाता है। यह पीतक रहित भ्रूण के लिए माता के गर्भाशय से अधिक पोषण ग्रहण कर सकता है। इसमें आदि पूर्वजों के भ्रूण में पीतक के रूप में भोजन संग्रहित रहता है। मॉरुला तथा ब्लास्टुला में अंतर आया हुआ है। इम्प्लांटेशन अथवा प्रत्यारोपण। माता के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का स्थापित होना प्रत्यारोपण कहलाता है। यद्यपि प्रत्यारोपण निषेचन के 6वें या 10वें दिन के मध्य हो सकता है, किंतु सामान्यतः निषेचन के पश्चात यह क्रिया 7वें दिन होती है। इसके अंतर्गत भ्रूणीय सिरा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। प्रत्यारोपण में सर्वप्रथम गर्भाशय की एंडोमेट्रियम एपिथेलियल के साथ लटक जाती है। भ्रूण के समीपस्थ गर्भाशय की भित्ति व कोशिकाएं अधिक पारगम्य हो जाती हैं। ब्लास्टोसिस्ट की ब्लास्टोडर्म अथवा ट्रोफोब्लास्ट स्तर की कोशिकाएं गर्भाशय की भित्ति से संपर्क स्थापित कर लेती हैं। ट्रोफोब्लास्ट स्तर की कोशिकाओं द्वारा स्रावित लाइटिक एंजाइम गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं को गला देती हैं। ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं नष्ट कोशिकाओं को भी अवशोषित कर लेती हैं तथा भ्रूण पूर्ण रूप से एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। इसके पश्चात ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं तीव्र दर से विभाजन करके अंगुलीनुमा संरचना बनाती हैं, जिन्हें रसांकुर अथवा बिलाई कहा जाता है। रसांकुरों की कोशिकाएं शीघ्रता से विभाजन करके बहुकेंद्रकीय अथवा शिकान्यासियल होकर सिंसियोट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं। भ्रूण की सिंसियोट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाती है। यह भ्रूण का एक स्थान पर स्थापित हो जाता है। यह चरण भ्रूण प्रत्यारोपण कहलाता है। इस प्रकार बना संबंध गर्भाशय से पोषक पदार्थ अवशोषित करके भ्रूण को प्रदान करता है। प्रत्यारोपण का हार्मोन द्वारा नियंत्रण। प्रत्यारोपण की क्रिया में महत्वपूर्ण हार्मोन अपनी भूमिका निभाते हैं। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। गैस्ट्रुला भवन। ब्लास्टोसिस्ट का 3 प्राथमिक जनन स्तरों युक्त संरचना में परिवर्तित होना गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। इस प्रकार से बनी संरचना गैस्ट्रुला कहलाती है। यह प्रक्रिया प्रत्यारोपण के तुरंत पश्चात प्रारंभ हो जाती है। इसके दौरान भ्रूणीय घुंडी की कोशिकाएं एक छोटे पिंड के रूप में अपने पूर्व निर्धारित अंतिम स्थान पर पहुंचती हैं, जहां भावी अंगों का निर्माण होता है। कोशिकाओं की ये गतियां दूसरे पर निर्भर करती हैं तथा इन्हें संरचना विकास गतिक्रम कहते हैं। इन गतियों के कारण खोखली गोलाकार ब्लास्टुला 3 जनन स्तरों द्वारा जटिल गैस्ट्रुला में परिवर्तित हो जाती हैं। ये जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म कहलाते हैं। ये तीनों जनन स्तर
भविष्य में भ्रूण के विभिन्न अंग व तंत्र का विकास करते हैं। जनन स्तरों का भविष्य समस्त त्रिस्तरीय जंतुओं में एक जैसा होता है। गैस्ट्रुलेशन की क्रियाविधि। गैस्ट्रुलेशन के दौरान निम्न संरचनाएं बनती हैं: एंडोडर्म का निर्माण, भ्रूणीय बिंब का निर्माण, भ्रूणीय मेसोडर्म का निर्माण, एक्टोडर्म का निर्माण एवं एमनियोटिक गुहा का निर्माण, प्रारंभिक पीत कोष की उत्पत्ति। गैस्ट्रुलेशन का महत्व। इसके कारण 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। यह रूपांतरण तथा विभेदन का प्रारंभन करता है। ब्लास्टोमियर्स की मॉर्फोजेनेटिक क्रियाओं द्वारा कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाएं बढ़ जाती हैं। इनमें कुछ नए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। केंद्रक सक्रिय होकर भ्रूणीय कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। ब्लास्टुला भवन व गैस्ट्रुला भवन में अंतर, इसे भी आप सभी नोट कर लेंगे। यहाँ पे गर्भ झिल्लियाँ या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसे फोएटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बाह्य भ्रूण कलाएँ सिर्फ एमनियोट्स जैसे स्तनी सरीसृप व पक्षियों में भ्रूण के बाहर ट्रोफोब्लास्ट से निर्मित होती हैं। ये विशेष कार्य करती हैं तथा 4 प्रकार की होती हैं: यॉर्क सैक, एमनियॉन, कोरियन तथा अपरापोशिका। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनकी चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। अपरा अर्थात प्लेसेंटा प्रोटोथेरियन स्तनधारी अंडप्रजक जंतु होते हैं, अतः इनकी भ्रूणीय झिल्लियाँ इनके सरीसृप पूर्वजों के समान होती हैं। मेटाथीरिया, मार्सुपिल्स तथा यूथीरिया स्तनियों में भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है, अतः इनके माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय हेतु भ्रूण की झिल्ली मुख्यतः जरायु एवं अपरापोशिका गर्भाशयी दीवार के निकट स्थित होते हैं। भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियों एवं स्त्री की गर्भाशय श्लेष्मिका से मिलकर बनी संयुक्त संरचना, जिसके द्वारा भ्रूण तथा माता के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है, उसे अपरा कहते हैं। सामान्य भाषा में या हम लोगों के तरफ अपरा को नार के नाम से भी जाना जाता है। कोरियन अति सामान्य झिल्ली होती है। इसे रक्त की आपूर्ति पीतकोश अथवा अपरापोशिका से होती है, जिसके आधार पर अपरा को निम्न 2 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पीतकोशिका अपरा अर्थात इस प्रकार के अपरा में कोरियन को रक्त की आपूर्ति पीतकोश से होती है, जैसे डाइडेल्फिस एवं अपरापोशिकीय अपरा। इस प्रकार के अपरा में कोरियन को रक्त की आपूर्ति अपरा कोशिका से प्राप्त होती है तथा कोरियन पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं। सभी यूथीरिया स्तनी वास्तविक अपरापोशिकीय अपरा युक्त होते हैं। कोरियन पर रसांकुरों के वितरण के आधार पर अपरापोशिकीय अपरा निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आपाती अपरा। इस प्रकार के अपरा में कोरियन के रसांकुर सूक्ष्म तथा साधारण होते हैं। ये गर्भाशयी दीवारों के गर्तों में धंसे रहते हैं। जन्म के दौरान भ्रूण की कोरियन के रसांकुर गर्भाशय की गर्तों में सरलतापूर्वक बाहर निकल जाते हैं, अतः गर्भाशय को क्षति नहीं होती है, वह रक्तस्राव भी नहीं होता है। आपाती अपरा निम्न 3 प्रकार के होते हैं। विसरित अपरा, ऐसे अपरा में कोरियन की पूरी सतह पर रसांकुर बिखरे होते हैं, जैसे सुअर व घोड़े में। बीजपत्री अपरा, इस प्रकार के अपरा में रसांकुर कोरियन की सतह पर जगह जगह गुच्छों में पाए जाते हैं तथा इन्हें बीजपत्र कहते हैं। गाय, भेड़, हिरन। मध्यवर्ती अपरा, इस प्रकार के अपरा में रसांकुर जरायु की सतह पर छितरे हुए तथा बीजपत्र के रूप में मौजूद रहते हैं, जैसे ऊंट या जिराफ। पाती अपरा, इस प्रकार के अपरा में कोरियन के रसांकुर गर्भाशयी श्लेष्मिका में धंसे रहते हैं, इसे वास्तविक अपरा भी कहते हैं। पाती अपरा निम्न 2 प्रकार का होता है।
वलय अपरा, ऐसे अपरा में रसांकुर कोरियन की सतह पर 1 या 2 स्थानों तक सीमित रहते हैं, जैसे कुत्ता या बिल्ली। एवं बिंब अपरा, ऐसे अपरा में रसांकुर कोरियन के 1-2 तसरीनुमा क्षेत्रों में ही रहते हैं। गर्भाशय का वह भाग जो अपरा से संबंधित होता है डेसिडुआ वेसिलिस व अन्य भाग डेसिडुआ पैराइटिलिस कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, चूहे, चमगादड़ आदि। प्रतिपाती अपरा, इसमें कोई भाग बाहर नहीं निकलता बल्कि अपरा का भ्रूणीय भाग गर्भाशय में ही रह जाता है तथा मात्र श्वेत रुधिराणुओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार के अपरा को प्रतिपाती अपरा कहते हैं। जैसे छछूंदर। औत्सुक्य के आधार पर अपरा का वर्गीकरण: मात्रक रक्त वाहिनिकाओं की एंडोथेलियम, मात्रक संयोजी ऊतक, गर्भाशय की उपकला, जरायु की उपकला। भ्रूणीय संयोजन ऊतक एवं भ्रूणीय रक्त वाहिनिकाओं में एंडोथेलियम। अपरा के कार्य: अपरा भ्रूण एवं माता के मध्य विभिन्न पदार्थों एवं गैसों के विनिमय का कार्य करता है, अतः यह भ्रूण के पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन में महत्वपूर्ण होता है। अपरा वसा, ग्लाइकोजन तथा लौह का संचयन करता है। अपरा एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरॉन, मोनोकोरियन, गोनेडोट्रोपिन तथा मानव अप्रिय सोमेटोट्रोपिन का स्राव करता है। इनका ट्रोपोब्लास्ट इनमें से गुजरने वाले प्रोटीन का अपघटन करता है। यह चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि रोगों के एंटीबॉडीज माता के रक्त से गर्भ में पहुंचाकर इन्हें इन रोगों से बचाते हैं। यह यकृत के निर्माण तक ग्लाइकोजन का संचय करता है। अंगजनन: 3 जनन स्तरों में विशेष अंगतंत्रों का निर्माण अंगजनन कहलाता है। सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण: भ्रूण के अंत्यारोपण के पश्चात पोषकोरकों पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। सगर्भता के दौरान कुछ अंगों का विकास होता है। इस पॉइंट को आप सभी भी नोट कर लेंगे। प्रथम माह के अंत तक, द्वितीय माह के अंत तक, तृतीय माह के अंतिम तक, चतुर्थ माह के अंत तक एवं 5वें माह के अंत तक, 6ठे माह के अंत तक, 8वें माह के अंत तक एवं 9वें माह के अंत तक शिशुओं में किन किन अंगों का निर्माण हो जाता है। यह प्रसव एवं दुग्ध स्रावण एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण हम इसे यहीं रोक रहे हैं। हम इसमें आए हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से भी करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तथा अपने सुझाव हमें अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।